स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा, सो प्लीज कंसिडर इट। आप सुन रहे हैं हॉरर फाइल्स विद प्रवीण, सिर्फ ऑडियो पिटारा पर। मेरा नाम प्रवीण है और मैं यहाँ आपकी भेजी गई कहानियाँ भी सुनाता हूँ। अपनी कहानी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। इसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 2023 का साल मेरे लिए शुरुआत से ही थोड़ा भारी था। मुझे आज भी याद है, तारीख 6 जनवरी। सुबह घर में एक फ़ोन आता है। घर पर उस वक्त माँ थी और उन्होंने फ़ोन उठाया। सामने से खबर आती है कि तेरे पापा जी नहीं रहे। ये सुनते ही माँ बेसुध होकर रोने लगती है। मैं दौड़कर जाता हूँ माँ के पास। उन्होंने बताया कि तेरे नाना जी नहीं रहे। हमने तभी थोड़ा सामान बांधा और निकल पड़े उनके घर के लिए। उस वक्त वो रास्ता हमसे कांटे नहीं कट रहा था। तकरीबन 2 घंटे के सफ़र के बाद हम वहाँ पहुँच गए। तब वहाँ उनकी अंतिम क्रिया का काम चल रहा था और वो पल सच में बहुत भारी था, क्योंकि मेरे नाना जी मेरे बहुत करीब थे। जब भी मैं उनके घर जाता था तो वो कुछ ना कुछ मुझे नया सिखाते थे। मुझे याद है, उनके गुजरने के साल भर पहले मैं उनके घर गया हुआ था। होली से 1 दिन पहले की बात है। रात घर में बिताने के बाद अगले दिन होली का कार्यक्रम देखने के लिए मैं उनके साथ पास ही के एक मंदिर में गया था। वापस आते आते हमें देर हो चुकी थी। रास्ते में एक चौराहा पड़ता है। वहां पर कुछ फल, दाल चावल और कुछ अगरबत्तियां जली हुई थी और सड़क पर कुछ लाल निशान बनाया हुआ था। नाना जी ने वो देखते ही मुझे पीछे किया। कहा कि देख के चल, अभी इस पे पैर पड़ जाता तो मुसीबत हो जाती। मैंने कहा क्यों नाना जी, क्या मुसीबत हो जाती? उन्होंने कहा मेरा हाथ पकड़, घर चल, सब बताता हूँ। हम देर रात घर पहुंचे और हाथ वगैरह धोए। मैं उनके पास ही लेट गया था। बाकी सब सो चुके थे। मैंने नाना जी को कहा कि वो रास्ते में क्या था नाना जी? उन्होंने कहा कि कभी भी तुझे रास्ते में ऐसा कुछ दिखे तो उससे बच के निकला कर। अगर तेरा पैर उस पे पड़ जाता तो तेरी तबीयत खराब हो जाती। मैंने कहा वो कैसे? तो वो कहते अभी तू छोटा है, समय आने पर तुझे पता चल जाएगा। चल अब सो जा, तुझे कल वापस भी जाना है। उस रात को नींद बड़ी अच्छी आई थी। नाना जी के साथ वो आखिरी बार मैं ऐसे सोया था कि ऊपर पड़ा। बातों बातों में हमारा ध्यान ही नहीं गया था वहां। उस वक्त एक हवा का झोंका मेरे भाई से टकराया और वो पूरी तरह से हिल गया। मैंने पूछा तू ठीक है ना? उसने कहा हाँ मैं ठीक हूँ, तू जल्दी घर चल। हम घर पहुंचे और फ्रेश वगैरह होके सोने आ गए। मैं उसी के कमरे में था। हम दोनों ने थोड़ी बातें की और फिर सो गए। रात को 3 बजे के आसपास मुझे खिड़की से कुछ बजने की आवाज आई, जैसे कोई उसे बजा रहा हो। मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा वहां पे पर्दा लहरा रहा था और शायद उसी की वजह से आवाज आ रही होगी। मैं वापस से सो गया। 3:30 बजे के आसपास मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने दरवाजा खोला हो। मैंने देखा तो सच में दरवाजा खुला था और तब मेरी नजर साथ में सो रहे भाई पर गई। वो उस वक्त वहां नहीं था। मुझे लगा शायद हल्का होने गया होगा। मैं कुछ देर यूं ही लेटा रहा, लेकिन 15-20 मिनट बीत जाने के बाद भी जब वो नहीं आया तो मैं देखने गया। कमरे के बाहर देखा तो वहां कोई नहीं था। बालकनी में भी कोई नहीं था। बाथरूम से पानी की आवाज आ रही थी। मैंने हल्के हाथ से दरवाजा पीछे धकेला तो वहां भी कोई नहीं। अब मेरी सांसें फूलने लगी कि इतनी रात को वो कहाँ गया है। बाकी कमरों में भी धीरे से देखा तो वहां सब सो रहे थे।
बाहर का मेन गेट भी बंद था। तो आखिर वो गया कहाँ? तभी मुझे धम 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 आवाज आने लगी। ऐसा लगा जैसे छत पर कोई रस्सी कूद रहा हो। मैं छत की तरफ जाने लगा। सीढ़ियों से जब छत पर पहुंचा तो वहां का दरवाजा खुला हुआ था। मैंने धीरे से दरवाजे को थोड़ा धकेल के देखा तो वो छत पर गोल गोल घूमता हुआ दौड़ लगा रहा है। मैंने उसे आवाज दी, क्या हुआ तुझे? तू पागल वागल तो नहीं हो गया? ये कोई टाइम है दौड़ लगाने का? पर उसने मेरी बातों को अनसुना कर दिया। मैंने दोबारा से कहा, रुक तो सही, क्या हुआ है तुझे? और इस बार मेरी बात सुन के वो रुक गया। मैं धीरे से उसके पास गया। मुझे कुछ आवाज सी आ रही थी, जैसे कोई घुर्रा रहा हो। उसके पास जाते ही मैंने उसे अपनी तरफ खींचा और जैसे ही वो मेरी तरफ पलटा, वो हंस रहा था, बड़े ही अजीब तरीके से। उस वक्त वो मुझे कुछ कह रहा था और उसके अंदर से 2 आवाजें आ रही थी, तू जा नीचे, किसी को बुला के ला, नहीं तो ये मुझे लेके चला जाएगा अपने साथ। मैं उसकी बात सुनते ही नीचे भागा और सभी को जगा दिया। मैंने अपनी कांपती हुई आवाज में बताया कि वो छत पर, वो छत पर, चलो जल्दी छत पर, नहीं तो वो उसे ले जाएगा। हम सब भागकर छत पर गए और अब छत का दरवाजा बंद था, पर दरवाजे के दूसरी तरफ से आवाज आ रही थी। मेरा भाई वहां चिल्ला रहा था। सबने बहुत कोशिश की दरवाजा खोलने की, लेकिन वो नहीं खुला। थोड़ी देर में आवाज एकदम से बंद हो गई और तभी दरवाजा खुद खुला। दरवाजा खुलते ही हमने देखा कि वो सिकुड़कर लेटा हुआ है। उसका शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। वो बस रोए जा रहा था। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। उसे उठा के हम नीचे तक ले आए। उसका शरीर गर्म हुआ पड़ा था, जैसे बहुत जोर से उसे बुखार हो रहा हो। घर वालों ने मुझसे पूछा कि तुम लोग कहाँ गए थे? मैंने कहा हम लोग बस द्वारका मॉल तक गए थे और उसके बाद वापस घर आ गए। नानी ने पूछा, तू सच सच बता, कुछ और बात तो नहीं है ना? तभी मेरे भाई ने वही घुर्राती आवाज में कहा, इस लड़के ने मेरे ऊपर पैर रखा था। और इतना कहते ही वो बेहोश हो गया। मैंने कहा वो रास्ते में चौराहे पर कुछ फल दाल चावल पड़े थे जिस पे इसने पैर रख दिया था। घर वाले समझ चुके थे कि इसका पैर किसी टोटके पर पड़ा है। उन्होंने भाई के माथे पर भभूत लगाई और सब उसके पास ही बैठे रहे। अगले दिन पंडित जी को दिखाया तो उन्होंने बताया कि इसके पीछे वो पड़ चुका है। श्राद्ध के महीने में ऐसे बहुत सारे टोटके होते हैं और चौराहों पर देख के चलना चाहिए। फिक्र मत करो, बच्चे को कुछ नहीं होगा, सारे बाहर चले जाओ और जब मैं दरवाजा खोलूं तब अंदर आना। पंडित जी ने अंदर पूजा पाठ शुरू की और अंदर से भाई के चिल्लाने की आवाजें आने लगी। सब डरे हुए थे कि वो ठीक हो जाए बस। लगभग 2 घंटे बाद दरवाजा खुला और वो वहां डरा सहमा सा बैठा हुआ था। घर वालों को देखते ही खुश हुआ और रोने लगा। पंडित जी ने कहा ये अब ठीक है। उन्होंने लाल कपड़े में कुछ राख और भभूत बांध के दी। कहा कि इसे पीपल के पेड़ के नीचे रख देना रात को। जब इसे रखो तो ऐसी जगह पर रखना जहां किसी का पैर न पड़े और एक बार रखने के बाद पीछे मुड़ के भी मत देखना। बच्चे को कोई नींद की दवाई दे देना, इसे नींद की बहुत ज़रूरत है। पंडित जी का धन्यवाद करते हुए हम वहाँ से निकल पड़े घर की ओर। घर वापस आने के बाद मैंने नानी जी को बताया। साल भर पहले नाना जी के साथ जब रात को मैं घर आ रहा था तो उसी चौराहे पर मुझे भी कुछ फल दाल चावल अगरबत्तियाँ दिखी थी। तब नाना जी ने मुझे बचा लिया था। उनसे जब मैंने पूछा था कि ऐसा क्या था वहाँ, तो उन्होंने कहा बाद में तुझे सब पता चल जाएगा, अभी तू छोटा है। आज मुझे समझ में आया कि उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया था तब, वरना तो मैं डर जाता। नानी जी ने कहा चौराहों पर देख के जाया करो, ऐसी चीज़ों से दूर रहो। मैंने तब जो सीखा उसे आज तक मानता हूँ।
क्या आप भी मानते हो चौराहों के टोटके को? एक दफा मैं और मेरी बहन ऊपर कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। हल्की हल्की नींद आ रही थी। हम सोने ही वाले थे कि तभी कुछ गिरने की आवाज आई। तो मेरी छोटी बहन, जिसका बेड खिड़की की तरफ था, उसने डरते हुए मुझे आवाज लगाई। मैंने जब पलट के देखा तो पड़ोसियों का बिल्ला हमारी खिड़की की ग्रिल पर बैठा था। वो कमरे के हक देते। एक दिन सुबह जल्दी उठ के जब स्कूल के लिए तैयार हुए और जब हम पैदल पैदल स्कूल जा रहे थे, मेरी छोटी बहन ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और वो बार बार मुड़ मुड़ के पीछे देख रही थी। मैंने कहा, क्या देख रही है? उसने अपने दूसरे हाथ से पीछे की तरफ इशारा किया। मैंने मुड़ के देखा तो वो बिल्ला हमसे कुछ ही दूरी पर हमारे पीछे था। ये देख के मैं थोड़ा सा घबरा गया कि शायद कोई और बिल्ली हो, पर ध्यान से देखने पर लगा कि ये वही बिल्ला है। उसके काले घने सुनहरे बाल लहरा रहे थे। इस बिल्ले का साइज भी बाकी बिल्लों से ज़्यादा बड़ा था। हम दोनों जल्दी से स्कूल पहुंचे और हद तो तब हो गई जब स्कूल में 12 बजे के आसपास हम खेल रहे थे। तब मेरी नज़र खिड़की के बाहर गई। स्कूल की बाउंड्री वॉल पे बैठा वो बिल्ला मेरी ही क्लास की तरफ देखे जा रहा था। अब तो ये सब कुछ एकदम से बहुत ज़्यादा होने लगा। शाम को मम्मी के साथ हम मार्केट जा रहे थे। तब हमने उस बिल्ले को वहाँ पे भी देखा। मम्मी को बताया तो उन्होंने डांट दिया कि कोई और बिल्ली है। डेली उस बिल्ले से कहीं ना कहीं हमारा पाला पड़ जाता था। 2 दिन बाद इतवार था। हम दोनों कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। मम्मी ने दोनों को आवाज़ लगाई। हमें लगा मम्मी ने खाने के लिए कुछ बढ़िया सा बनाया है। हम तभी भागते हुए नीचे गए। जाके देखा तो पापा घर के दरवाजे पर खड़े थे। वहां एक सफेद कलर की बिल्ली बैठी हुई थी। वो हमें देख के आवाज निकाल रही थी। देखने में बहुत प्यारी थी वो, बहुत प्यारी। उसका नाम बाद में हमने सैफू रखा। सैफू शायद किसी का पाला हुआ पेट था। ना तो वो घर के अंदर आ रही थी ना कहीं जा रही थी। तब मम्मी ने उसे एक कटोरी में दूध पिलाया। दूध पीने के बाद वो अंदर आ गई। घर में यहां वहां घूमती रहती। और फिर जब से सैफू हमारे घर में आई तब से वो पड़ोसियों का बिल्ला हमें कहीं दिखाई नहीं दिया। हमें लगा वो सैफू के डर से भाग गया है। पापा इसलिए तो उसे लेके आए थे। एक रात जब हम दोनों भाई बहन ऊपर कमरे में सो रहे थे तो बीच रात हमें बहुत जोर से 2 बिल्लियों के लड़ने की आवाज आई। मैंने बहन को कहा, तू यहीं रह। मैं जब बाहर देखने गया तो वो बिल्लियों की चीखने की आवाज छत से आ रही थी। इतनी बुरी तरह से मैंने कभी भी किसी बिल्ली की आवाज नहीं सुनी थी। मैं छत पर गया और दरवाजा खोला तो आवाज राइट साइड से आ रही थी, जहां पे हमारे पड़ोसियों का घर था। मैंने देखा कि दोनों बिल्ले बिल्लियां अपने आकार से काफी बड़े हो चुके थे। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं। दोनों के शरीर बुरी तरह से फाड़े हुए थे। खून टपक रहा था। उस बिल्ले ने सैफू के शरीर का मांस का टुकड़ा अपने मुंह में दबाया हुआ था। सैफू अभी भी घुर्रा रही थी। उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। मैंने ये देखते ही सैफू को आवाज लगाई। बिल्ले ने मेरी तरफ देखा। फिर सैफू के मेरी तरफ देखते ही बिल्ले ने उस पर हमला कर दिया। उसे घायल कर वो बिल्ला मेरी तरफ दौड़ पड़ा, पर सैफू ने अपने दांतों से उसकी पूंछ दबाई और उसे लेके नीचे कूद गई। एक जोर की आवाज के साथ सब शांत हो गया। मैं घबराकर जल्दी से नीचे गया। मम्मी पापा को जगाया, भैया को आवाज दी और बाहर जाके देखा तो अब वहां पे कोई भी नहीं था। छत पर जाके देखा तो वहां खून के निशान भी साफ हो चुके थे। मम्मी ने कहा यकीनन वो बिल्ला कोई शैतान था और सैफू एक फरिश्ते के रूप में आके हमें उस शैतान बिल्ले से बचा के चली गई। ऑडियो पिटारा
सुनना जरूरी है।